हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, सेफ हैं अपने घरों में। तो मैं फिर से हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है, जिसके अंदर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं एक यात्रा वृतांत पर, एक यात्रा संस्मरण पर, जो कि लिखा गया है निर्मल वर्मा जी द्वारा, जो है चीड़ों पर चांदनी। तो जो चीड़ों पर चांदनी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत रचना है जो निर्मल वर्मा जी द्वारा की गई है, जिसमें कि उन्होंने प्रकृति को इस प्रकार से दर्शाया है कि वो बहुत ही मनोभावनी, और जो है शिमला और आसपास की जितनी भी पहाड़ियां हैं, उन्होंने उनका जो है मनोहारी वर्णन इस अपनी यात्रा वृतांत के अंदर किया है। वो इसमें एक यात्रा पर निकले होते हैं, जहां पर उन्हें पहाड़ों को देख करके अपना बचपन याद आता है, और फिर अपनी यात्रा के दौरान ही वो अपने कुछ किस्से जो है इस वृतांत में, इस संस्मरण में उन्होंने लिखे हैं, उनका वर्णन किया है। उस कहानी को, इसके शब्दों को पढ़ते हुए प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं जिस भी जगह का उन्होंने जिक्र किया है। जैसे कि उन्होंने बात करी है नारकंडा की और गुलमर्ग की पहाड़ियों की बात करी है, तो उनके शब्दों से ही हम प्रत्यक्ष उनके दर्शन कर सकते हैं। इतना मनोहारी वर्णन जो है निर्मल वर्मा जी ने किया है। इस कहानी में है उनके बचपन की यादें, इस संस्मरण के अंदर है निर्मल जी के बचपन की यादें कि वो बचपन में कैसे पहाड़ों पर रहा करते थे, कैसे वो स्कूल में जाया करते थे, और किस प्रकार से पहाड़ों को लेकर के वो क्या चिंतन करते थे। ठीक है, इस जो है वृतांत के जरिए हमें जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसकी अनुभूति होती है। तो शुरू करते हैं इस यात्रा संस्मरण को। तो ये कहा जाता है कि अगर हम किसी यात्रा वृतांत को पढ़ते हैं, तो वो जो यात्रा वृतांत होता है वो लेखक की रुचि के अनुसार जो है लेखक उसको लिखता है, उसकी रचना करता है। यदि कोई लेखक किसी यात्रा पर है और अगर उस लेखक का इंटरेस्ट जो है, उसकी जो रुचि है वो वहां की प्रकृति को है, तो वो उस प्रकृति के बारे में लिखेगा। अगर किसी लेखक की रुचि वहां के कल्चर को लेकर के है, तो वो उस कल्चर के बारे में वृतांत लिखेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, चीड़ों पर चांदनी की बात यदि हम करते हैं, तो निर्मल वर्मा जी ने प्राकृतिक सौंदर्य की बात करी है। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने पहाड़ियों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका जो है वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। तो चीड़ों पर चांदनी में जो निर्मल वर्मा जी है वो शुरू इस प्रकार से करते हैं कि इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। तो ये जो बात है, ये वो याद करते हैं कि अपने बचपन में वो ये सोचा करते थे कि इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। वो पहाड़ों पर रहते थे और वो सोचते थे कि इस पहाड़ के पीछे पता नहीं क्या होगा। वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इन पहाड़ों के पीछे है क्या। तो बचपन में वो ये चीज सोचते रहते थे और बचपन की स्मृतियां उनके सामने आती हैं, और वो उन स्मृतियों की जो चर्चा है इस वृतांत के अंदर करते हैं, और कहते हैं कि पहले जब वो पहाड़ों को देखते थे, तो बचपन के समय में जो पहाड़ थे उनको, उन पहाड़ों के अंदर अपनी माँ की स्मृति दिखाई देती थी, क्योंकि माँ के साथ हम सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। माँ हमें, हमारी जो सबसे खूबसूरत हमें हमारी माँ लगती है। तो उस समय जो पहाड़ थे वो उनको बेहद खूबसूरत लगते थे, और वो पहाड़ के अंदर अपनी माँ का रूप देखते थे, उनकी जो है स्मृति वो देखते थे पहाड़ों के अंदर। और वो कहते हैं कि मैं पहाड़ों के साथ जो है मेरा घनिष्ठ संबंध था। किसका? निर्मल वर्मा जी का। वो अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए इसकी वर्णन करते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि अब तो शिमला छूट गया है, यानी वो बचपन में कहाँ रहते थे? वो शिमला में रहते थे, और शिमला के पहाड़ों के अंदर वो है जो अपनी माँ को, माँ का प्रतीक एक तरीके से देखते थे उसके अंदर। और अब वो कहते हैं कि अब तो शिमला छूट गया, और जब भी वो कहीं छोटी मोटी पहाड़ियों पर घूमने चले जाते हैं, तो तब उनको ये सब जो है, ये स्मृतियां उनको याद आती हैं, उनको ये सब चीजें याद आती हैं। वो जब छोटे बड़े हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो फिर से वो वही चीज सोचने लग जाते हैं कि आखिर इन पहाड़ों के पीछे है क्या। तो टॉमस मान जी हैं, उन्होंने एक मैजिक माउंटेन एक करके पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तक के अंदर क्या है? उस पुस्तक के अंदर स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों का वर्णन है कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां कैसी हैं, उनका सौंदर्य कैसा, वो कितनी सुंदर है, मनोभावनी है। तो ये हमारे जो लेखक हैं निर्मल वर्मा जी, वो कहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां हैं वो तो मैं बचपन में ही अनुभव कर चुका हूँ। जो शिमला की पहाड़ियां थी वो क्या स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों से कम सुंदर थोड़ी है। तो ये कहते हैं कि जो टॉमस मान ने जो लिखी है स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के मैजिक माउंटेन, उसका अनुभव मैं बचपन में कर चुका हूँ। वो ये बात कहते हैं। उसके बाद मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शिमला की पहाड़ी है उसको किसके साथ जो है उसका कंपैरिजन किया है। उन्होंने शिमला की पहाड़ियों का स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के साथ जो है कंपैरिजन कहा है, और उन दोनों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो याद करते हैं कि अब जब शिमला की पहाड़ियों की बात आ गई, तो वो याद करते हैं कि बचपन में जब वो रात को उन पहाड़ियों को देखते थे, अंधेरे के अंदर, पूरा अंधेरा होता था,
था, और वो पहाड़ियां मानो ऐसी लगती थी जैसे किसी ने एक ड्राइंग की शीट पर एक लकीर खींच दी हो और वो लकीर पूरी दिखाई दे रही हो अंधेरे में हल्की हल्की। तो वो ये याद करते हैं और मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि रात के समय में जो पहाड़ी है उसने अपने आप को समेट लिया हो और वो समेट करके हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना कर रही हो। ऐसे उन्हें जो है वो पहाड़ी और जो धरती है वो दिखाई देती थी, जैसे धरती मानो घुटने टेक करके बैठ गई हो और वो प्रार्थना कर रही हो, ऐसा उन्हें याद आता है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने शब्दों से ही, इन शब्दों के जरिए ही उन्होंने ऐसा वर्णन किया है निर्मल वर्मा जी ने कि हमें यथार्थ था, यथार्थ यानी जो रियलिटी थी, रियलिटी की क्या थी कि नॉर्मल पहाड़ है, अंधेरा हो रखा है, पहाड़ियां इतनी उसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देती, लेकिन उस यथार्थ का जो सुंदरतम अभिव्यक्ति जो हो सकती है वो यहाँ पे निर्मल वर्मा जी ने करी है। और उन्होंने कहा है कि वो पहाड़ियां इतनी सुंदर दिखाई देती थी कि मानो किसी ने ड्रॉइंग शीट पर एक लकीर खींच रखी हो। ठीक है, अब उसके बाद वो बात ये हो गई रात की बात। अब वो आते हैं दिन की बात करते हैं, वो सुबह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सुबह जागते थे और जब हम सुबह वो दृश्य देखते थे तो सुबह वो दृश्य बिल्कुल अलग दिखाई देता था, वो बिल्कुल एक अलग ही किस्म का दृश्य होता था और हम ये सोचते थे कि क्या ये वही दृश्य है, क्या ये वही जगह है जहां हम रात को थे, कहीं ये जगह बदल तो नहीं गई। मतलब उनको भी आश्चर्य होता था कि कितनी सुंदर और कितनी मनोभावन ये जगह है, कितना सुंदर दृश्य है। उनकी धड़कनें उसको देख करके रुक जाती थी और वो कहते हैं कि मतलब इतना सुंदर दृश्य होता था कि वो अपने भाई बहनों के साथ मिल करके खिड़की पर जाकर के उस दृश्य को निहारते रहते थे। और जो पहाड़ रात को एक लकीर के समान दिखाई दे रहे थे, अब वो एकदम साफ सुंदर बर्फ से ढके हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है मानो कि उन्होंने मास्क पहन रखा हो, उन्होंने बर्फ से अपने आप को ढका हुआ है, तो वो मास्क जैसा प्रतीत हो रहा है। जो पगडंडियां होती थी, जो छोटे छोटे रास्ते होते थे जिनसे वो स्कूल में जाते थे, वो भी पूरे पहाड़ों से ढक चुके हैं। जो एक डाक खाने का जो एक डंडा होता था वो भी पूरा जो है बर्फ से ढक चुका है और जो पानी का बम्बा होता था वो तक भी जो है बर्फ को उसने चारों ओर से घेर लिया है। तो ये उन्होंने बताया है सुबह का दृश्य कि सुबह जो रात को बर्फ नहीं थी, अब सुबह क्या हो गया, पूरा सफेद एकदम हो गया है। ठीक है, और वो जिज्ञासु तो होते हैं तो वो फिर से सोचते कि क्या ये वही जगह है जो मैंने रात को देखी थी, ये तो पूरा ही डिफरेंट एकदम दृश्य हो गया है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि एक वहां पे टेलीग्राम का एक तार होता है जिसके द्वारा वो संदेश भेजते हैं। जो टेलीग्राम का तार है वो भी पूरा बर्फ से ढक करके वो मोटा हो गया है और उस पे कुछ बूंदे की, पानी की जो बूंदे हैं वो टपक रही होती है और वो दूर से ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई गिलहरी उस पे उल्टी लटकी हुई हो तार के ऊपर। तो इतना सुंदर जो है उन्होंने यथार्थ का वर्णन किया है इतने सुंदर तरीके से। अब उसके बाद वो दूसरा जो है दूसरी बात वो शुरू करते हैं। अब हमने सुबह की बात कर ली, रात की बात कर ली, बताते हैं वो दोपहर के समय कैसा होता है शिमला की पहाड़ियों में। तो उन्होंने कहा कि दोपहर के समय तो धूप आ जाती है और दोपहर के समय ऐसा लगता था मानो जो आकाश है वो बादलों के ऊपर जाकर के धूप ले रहा हो। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था और ऐसा लगता था जैसे कि बादल जो है वो, बादल तो पहाड़ के ऊपर होते हैं और ऐसा लगता था जो पहाड़ की चोटियां वो बादल में से निकल करके और धूप लेने की जो है कोशिश कर रही हूँ। और रंग बिरंगे बादल ऐसे लगते हैं जैसे पाउडर पफ पूरे एरिया में घूम गया हो और बर्फ और बादल का जो है खेल निरंतर चलता रहता था। ठीक है, बर्फ और बादल एक दूसरे में पूरा मिल जाते थे। ऐसा लगता था कि मतलब बर्फ और बादल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये बर्फ और ये बादल है वो काफी कठिन होता था और ये जो खेल उनको लगता है ये निरंतर जो है चलता रहता था। अब वो बात करते हैं कि अप्रैल के समय वो गए थे एक बार जम्मू कश्मीर। ठीक है, निर्मल वर्मा जी अप्रैल के समय जम्मू कश्मीर गए थे। कहाँ जम्मू कश्मीर में, वो गुलमर्ग गए थे और वहां पर वो एक होटल में रुके थे। ठीक है, तो जब वो एक होटल में रुके तो वहां पे कोई टूरिस्ट नहीं था उस समय पर, वो अकेले अपने कमरे में थे और वो उस दृश्य का जो है नजारा ले रहे थे। और जब वो जाते हैं अप्रैल में तो तब होती है चांदनी रात का समय होता है। ठीक है, चांदनी रात का समय होता है और जो उनके होटल के सामने जो है वो खिलमर्ग की पहाड़ी है। ठीक है, खिलमर्ग की पहाड़ी है, वो पूरी पहाड़ी जो है बर्फ से ढकी हुई है और रात के समय पर जो वो सफेद चादर होती है बर्फ की, उसके ऊपर जब वो चांदनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद संगमरमर का जो है पाउडर छिड़क दिया हो, जैसे मैंने बताया। और मतलब चारों ओर दुधिया मतलब सफेदी फैल जाती है चारों ओर जो है होती है। और उस समय जब रात को वो सफेद जो पूरी बर्फ है और उसके ऊपर जब वो चांदनी पड़ती है तो वो एकदम इतना आकर्षक जो है दृश्य लगता है। वो काफी आतंकिक भी होता है, मतलब काफी डर भी लगता है क्योंकि वो अकेले हैं। वो आतंकिक भी होता है और साथ के साथ वो बहुत ज्यादा आकर्षक भी होता है कि वो अपने तरफ आकर्षित भी करता है मनुष्य को। ठीक है, और वो जो चांदनी थी वो मनुष्य को जो है सम्मोहित कर लेती है। निर्मल वर्मा जी को वो चांदनी बिल्कुल सम्मोहित कर लेती है। वो इतनी सुंदर चांदनी होती है और ऐसा लगता है उनको जैसे मान लो वो होटल के जो है कमरे तक आ गई हो, वो उनकी खिड़की तक आ गई हो। और
ये जो चांदनी है, उन्होंने चांदनी को एक अद्भुत मायाजाल के साथ जो है कहा है कि जो चांदनी है वो एक अद्भुत मायाजाल है जिसके अंदर आप फंस के रह जाते हो। मतलब एक बार यदि आप चांदनी को देखने लगो तो आपका मन करता ही नहीं है कि आप उसको देखना छोड़ करके आप सो जाओ रात के समय में, ठीक है। तो ऐसा मन करता है कि उस चांदनी को आप निहारते रहो, देखते रहो, और वो जो चांदनी है वो अपनी एक जादुई छाप जो है छोड़ जाती है। तो ये तो बात रही अप्रैल में उनके जम्मू कश्मीर के दौरे की। उसके बाद वो फिर से बचपन में चले जाते हैं। और वो बचपन में कब चले जाते हैं? जब वो नखोचिया से भीमताल तक आते हैं, ठीक है। वो नखोचिया से भीमताल घूम रहे हैं और उस समय वहां से आते आते हुए उन्हें अपने बचपन की यादें आती हैं। और वो याद करते हैं कि जो उनका स्कूल होता था वो झाखो की पहाड़ी पर उनका स्कूल होता था। और जब वो स्कूल से शाम को पगडंडी के रास्ते जब अपने घर पे आते थे तो वो किस प्रकार अपने जो है बैग को घुमा घुमा कर उसके साथ जो है खेलते हुए आते थे। और वो याद करते हैं जब वो नखोचिया से भीमताल आ रहे होते हैं तो उन्हें पर्वत दिखाई देते हैं। और वो याद करते हैं कि मतलब कैसे जब वो रास्ते से आते थे तो कितने सुंदर पर्वत होते थे उनके रास्ते में बचपन के समय में। और वो जो नखोचिया से भीमताल तक जो पर्वत है उनको जो है वो कंपेयर करते हैं, उन्हें पर्वत बहुत सारे दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि कुछ पर्वत ऐसे लगते हैं, एक पर्वत उन्हें दिखाई देता है बहुत ही महान, मतलब बहुत ही एक बड़ा, बहुत ही विशाल, एक भीम रूपी पर्वत उन्हें दिखाई देता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्वत मानो भीम की तरह सर आकाश की ओर उसने कर रखा हो और वो पूरा ऐसे जो है फैला हुआ हो, ऐसा पर्वत उन्हें दिखाई देता है। उसके बाद उन्हें दूसरा पर्वत दिखाई देता है जिसको वो कहते हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पक्षी के अध खुले जो हैं पंख रह गए हों, इस प्रकार से उन्हें एक पहाड़ दिखाई देता है जो बिल्कुल टेढ़ा होता है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी पक्षी के पंख अध खुले रह गए हों। तो ये वर्णन वो किसका करते हैं? जब वो भीमताल तक आते हैं नखोचिया से, उस समय का। अब उसके बाद भीमताल से नखोचिया आते समय उन्हें कुछ गांव दिखाई देते हैं। उस गांव में जो कुछ घर होते हैं वो काफी, हम सबको पता है कि पहाड़ों में जो घर हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो वो उनको क्या बोलते हैं कि गांव के बीच में जो उन्हें घर दिखाई देते हैं उन घर की छतों को वो किस प्रकार कहते हैं? वो कहते हैं कि वो घर की छत ऐसे लगता है मानो कि ताश के पत्ते किसी ने बिखेर दिए हो, कि दूर दूर हैं सारे, है ना, ऐसा लगता है। और जो घर की नीली छतें थी वो ऐसी लगती थी मानो कि गुब्बारे उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है। घर की जो नीली छत थी वो गुब्बारे जैसी लगती थी। और उन्हें एक बार तो वो गुब्बारे जैसी लगती, फिर उन्हें वो बादल के समान प्रतीत होती है, नीली नीली एकदम जो घर की छत होती है। फिर उसके बाद वो बादल के बाद कहते हैं कि हो सकता है ये बादल, और दूर से तो ऐसी लगती है जैसे मटमैला रेत होता है, ठीक है, मैली रेत के जैसे उनको जो है वो घर की छत जो है वो दिखाई देती है, वो उसको सोचते हैं। और फिर उसके बाद जो वो गुब्बारे हैं उनको, वो जब सारे गुब्बारों को एक साथ देखते हैं, उन छतों को एक साथ देखते हैं, तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पिरामिड बन रहा हो, पिरामिड का जो है निर्माण हो रहा हो। अब उसके बाद निर्मल वर्मा जी है वो करते हैं पहाड़ों की छाया की बात, कि पहाड़ों पर जो छाया और जो धूप आती है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो भीमताल के वहां जो पहाड़ हैं उन पे ऐसा लगता है मानो कि जैसे जो धूप है वो धूप मतलब नीचे उतर रही हो, क्योंकि अंधेरा होता जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो धूप जो है धीरे धीरे नीचे उतर रही है और शाम जो है वो होती जा रही है, ठीक। जैसे जो धूप है वो जब नीचे सरकती है तो उन्हें पहले लगता है कि वहां पे कुछ ना सेब के बगीचे होते हैं, ठीक है, कोटेगर में कुछ जो है सेब के बगीचे होते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जो सेब के बगीचों की जो पेड़ों की टहनियां हैं मानो उन टहनियों में से जो है धूप जो है सनसनाती हुई वो जा रही है नीचे की ओर, मतलब धूप खत्म होती जा रही है। फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि जो रानी खेत है, ठीक है, रानी खेत जगह का नाम है, तो रानी खेत में कुछ चीर के पेड़ होते हैं और चीर के पेड़ के ऊपर के हैं जो कुछ नुकीले सुईनुमा पत्ते होते हैं। जो चीर का पेड़ होता है उस पे जो है नुकीले पत्ते होते हैं, सुई के जैसे बिल्कुल एकदम पैने, ठीक है। तो उन्हें क्या लगता है कि वो जो धूप है वो रानी खेत में जो पेड़ है उन पेड़ों की जो नुकीली पत्ते हैं उन पत्तों में से जो है छन छन के जो है धूप नीचे की ओर ढलती जा रही है, धूप खत्म होती जा रही है। इसके बाद रात आ जाती है, धूप खत्म होने के बाद जो है धीरे धीरे रात आ जाती है और रात ऐसा लगता है कि मानो जो धूप है, धूप ने ही अपना रंग बदल लिया हो, कि दिन में जो है पूरा रोशनी थी और अब जो है धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है और वो धूप ही एक तरीके से रात में बदल गई है। उसके बाद जो अगला वर्णन किया है निर्मल वर्मा जी ने वो किया है जब वो कालका से शिमला के बीच एक जगह है सोलान वैली, ठीक है, जब वो सोलान वैली में जा रहे होते तो उस समय पर उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि सोलन वैली बिल्कुल ऐसी थी, मतलब बिल्कुल निर्जन, वहां पे कोई आदमी ही नहीं है, कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद ही नहीं था, बिल्कुल एकदम वीरान, एकदम सन्नाटा। और वहां पे अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई कुछ कोठियां वहां पर मौजूद थी, कुछ पुरानी बिल्डिंग वहां पर मौजूद थी, ठीक है। और वहां पे सब पे लिखा हुआ था टू लेट, यानी कि वो सब किराए की मौजूद थी,
लेकिन वहां पे कोई उनको खरीदने वाला ही नहीं था, एकदम नीलबट्टा सन्नाटा वहां पर था। और जो पहाड़ियां थी वहां पे सोलन वैली की, वो भी पहाड़ियां एकदम खामोश। वहां पे सिर्फ जो है रात को कुछ जो चरवाहे होते थे, उन चरवाहों के जो है गीत सुनाई पड़ते थे, वो भी रात के समय, ठीक है। कुछ मोटर के रोड वहां पे बने हुए थे। टूरिस्ट की अगर कोई जगह तो वहां पे मोटर के रोड तो ऑब्वियसली होंगे, तो वहां पे कुछ मोटर के रोड होते हैं, ठीक है। एक जगह थी वहां पे सोलन वैली में, खोखल नाम है उस जगह का, एक प्रॉपर्टी है खोखल, ठीक है। खोखल है, खोखल के चारों ओर जो है चीर के पेड़ बने हुए हैं। एक जगह है खोखल, उसके चारों ओर क्या है, उसके चारों ओर सोलन वैली में चिर के पेड़ बने हुए हैं। और वो चिर के पेड़ भी हैं जो वहां पे भी एकदम खामोशी है, एकदम शांति है। और पूरा वहां पे जो है सफेद पत्थर बिछा हुआ था, और उस सफेद पत्थर पे भी जो है बारिश हो के वहां पे एकदम काई जम गई है। वो पत्थर एकदम गंदा हो चुका है, ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। मतलब वहां पे पूरी गंदगी फैली हुई थी, और उस सफेद पत्थर के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। अब वो नाम के बारे में क्या कहते हैं, नाम के बारे में निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि मेरे लिए भी और उन नामों के लिए भी, हम एक दूसरे के लिए दोनों जो है, हम बिल्कुल हमारा कोई अर्थहीन बात है ये, हम दोनों एकदम मीनिंगलेस हैं एक दूसरे के लिए, कि उन नामों को भी मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को भी वो क्या नाम लिखे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात जो है निर्मल वर्मा जी कहते हैं। अब उसके बाद जो है अगला जो है नारकंडा का, ठीक है। तो नारकंडा की पहाड़ियों का वर्णन किया है। नारकंडा में एक डाक बंगला होता था, ठीक है। वो डाक बंगला कितनी ऊंचाई पर होता था, वो 9000 फीट की ऊंचाई पर एक डाक बंगला था, ठीक है, जहां पर वो गए थे रहने के लिए। और वहां पर एक मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में जो है क्या करते थे, उस मंदिर की जो दीवारें थी वो रंग बिरंगे कपड़ों से है जो है वो ढकी हुई होती थी, क्योंकि वहां पर ये मान्यता थी कि जो भी लोग आते थे वो एक कपड़ा जो है उसकी दीवार पर बांध करके चले जाते थे। तो वो जो पूरी दीवारें थी वो इतनी सुंदर रंग बिरंगे कपड़ों से ढकी हुई थी। और रात के समय में अंधेरे में कुछ दिखाई तो देता नहीं था, तो अंधेरे में क्या होता था, कपड़े तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो हवा चलती थी इतनी तेज, और जो कपड़ों की जो आवाज होती थी, कपड़ों की जो सनसनाने की आवाज होती थी, जो कपड़े हवा से लहरते थे उनकी जो है आवाज वो एकदम क्लियरली बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाई पड़ती थी। वहां पे बस के चलने की आवाज आती थी, ठीक है। और ऐसा लगता था कि मानो धूप अब भी चोटियों पर है। देखो जैसे जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, ऊपर तो धूप रहती है, लेकिन नीचे धीरे धीरे जो है घाटियों में धूप खत्म होती चली जाती है, और घाटियों में जल्दी अंधेरा होता है, ठीक है। तो निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि चोटियों पर तो ऐसा लगता था मानो अभी भी वहां पर धूप मौजूद हो, और नीचे घाटियों में तो अंधेरा हो गया था, लेकिन चोटियों में धूप मौजूद थी। और ये बताना काफी मुश्किल था कि वो चांदनी की रोशनी है या वो धूप की रोशनी है, यानी वो सूर्य की रोशनी अभी भी मौजूद है या वो चांदनी की एक रोशनी है, ठीक है। तो ये रोशनी किसकी वजह से, ये अब उनके अंदर की जिज्ञासा है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि घाटी में नीचे से अंधेरा आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगता था कि घाटी, नीचे घाटियां हैं, वैली है, तो नीचे से जो है अंधेरा आ रहा है। और ऐसा लगता था क्योंकि ऊपर अभी भी रोशनी है पहाड़ों के ऊपर, तो ऐसा लगता था कि मानो जो नीचे से जो अंधेरा आ रहा है वो ऐसा लगता था कि वो अंधेरा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और फिर एकदम से जो है पहाड़ों के अंदर जो है रात हो जाएगी, ठीक है। अब जो डाक बंगला है, डाक बंगले के अंदर रात में एकदम धुंध हो जाती है, काफी ज्यादा धुंध हो जाती है। और वो धुंध ऐसी होती है कि चाहे आप उसको चाकू से काट लो, मतलब इतनी गाढ़ी वो धुंध होती है कि आप चाकू से उसको ऐसे काट के उसके अंदर आकृतियां भी बना सकते थे। अब उसके बाद नारकंडा के बाद जो है अगला वर्णन किया है, वो वर्णन किया उन्होंने डलहौजी के बारे में, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब वो डलहौजी घूमने गए हुए, तो डलहौजी के अंदर उन्हें नारकंडा की रातें याद आती हैं, ठीक है। अब नारकंडा की याद आती हैं तो वो सोचते हैं कि जो धुंध है वो हमेशा नहीं रहती, ठीक है। धुंध भी सुबह खत्म हो जाती है, रात को धुंध पड़ती है, सुबह जैसे ही रोशनी होती है, जैसे सूर्य निकलता है, वैसे ही जो है वो धुंध खत्म हो जाती है। अब वो कहते हैं कि भीमताल के अंदर जो है धीरे धीरे धूप नीचे उतरती है, धीरे धीरे धूप जो है आती है। और जो धूप है वो ऐसे लगती है, जब सुबह होती है तो वो धूप ऐसे लगती है जैसे मानो सफेद किरणें फैली हुई हों चारों ओर, कोमल किरणें जो हैं वो चारों ओर फैल रही हों, और उसकी वजह से जो फूल पत्तियां हैं वो एकदम झिलमिला रहे हैं उस धूप की वजह से, ठीक है। सब कुछ इतना सुंदर होता है। अब वो कहते हैं कि जो निर्मल वर्मा जी का घर था, वो घर जो है घर से थोड़ी सी दूर पे क्या थी, एक झील थी, ठीक है। निर्मल वर्मा जी के घर से थोड़ी सी दूर पर क्या थी, एक झील थी। और उस झील के पास क्या था, उस झील के पास एक टापू भी था। उस टापू पे क्या होता था, वहां पे भी पूरा सन्नाटा था। वहां पे कुछ नौका थी, वहां पे कुछ टूरिस्ट जो आते थे उनको घुमाने के लिए वहां पे कुछ नौका खड़ी थी, कुछ नाव खड़ी हुई थी, ठीक है। वहां पे एक नदी थी जिसके अंदर जो है टूरिस्ट को सैर कराते थे, पौधे थे वहां पे, बहुत सारे गूलर के पेड़ थे। और रात के समय टप 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 की जो आवाज आती थी, वो टप 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 की आवाज किस चीज की आती थी, कि जो नदी के अंदर जो गूलर के जो फूल होते थे, ठीक है, जो गूलर होते थे
वो टूट टूट कर जो है नदी में पड़ते थे, और उसकी जो रात को जो आवाज आती थी वो आवाज बहुत अच्छे सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। और इसका भी वर्णन जो है निर्मल वर्मा जी ने किया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो गूलर का पेड़ है, वहां पे गूलर का पेड़ था, और रात को जो लहरें उठती थी उस नदी के अंदर, वो लहरें इतनी, उनका जो शोर था वो काफी हृदय को भाने वाला जो है वो शोर था। और फिर वो बताते हैं कि पहले के समय में उनके घर के सामने क्या था, एक दलदल था, ठीक है, दलदल था, वहां पे पूरा कीचड़ रहता था, पैर धंसते थे। लेकिन अब जो है वो दलदल सूख चुका है और वहां पे एकदम सूखी जमीन हो चुकी है, क्योंकि जो आसपास की जगह थी वहां पे पानी की आवश्यकता थी, तो वहां से दलदल से पानी निकाल करके उनको दे दिया गया और वो जो है जमीन अब सूख के रह गई है। तो अब रात को ऐसा लगता है मानो कि जो झील है, झील का जो पानी है, जो नदी का जो पानी है, वो और आकाश मानो एक मिल गए हो। यानी जो नदी का, जो झील का पानी होता है, उसका रंग भी अंधेरे के कारण एकदम डार्क नीला, गहरा नीला प्रतीत होता है, और आकाश भी रात के समय में ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है दूर से देखने पर मानो आकाश और जो झील है वो आपस में मिल गए हो, वो एक रंग के हो जाते हैं, आकाश भी और जो है वो झील भी, ठीक है। टापू पर रात को गूलर के गिरने की आवाज आती है। और उसके बाद वो बताते हैं कि उनके घर के सामने थोड़ी दूरी पर जो है एक बाजार होता है और पास में बस अड्डा होता है। तो अब उस बस अड्डे के कारण जो है वहां पे घर में जो है हॉर्न की आवाज आती रहती है, और घर के पास बस अड्डा होने के कारण उन्हें अब सारी बस का रूट भी याद हो गया है कि किस समय पर कौन सी बस कहाँ पर जाती है। तो ये थी हमारा यात्रा वृतांत, ये था हमारा यात्रा संस्मरण, जो कि निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया। इसमें काफी सारी पहाड़ियों का वर्णन है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो हमारा यात्रा वृतांत था, इसके अंदर पहाड़ियों का मनोहारी वर्णन है, ठीक है, और बड़ी बारीकी के साथ जो है ये वर्णन किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। और अभी भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।